नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। नाज़रीन, हमारी कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस वक्त मैं स्टूडियो में अकेली हूं, इसलिए मैं अपना मास्क निकाल रही हूं। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर में राहुल गांधी का मीडिया से खिताब, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने मुल्क के हर इदारे पर किया है हमला, मीडिया भी बीजेपी से है डरा हुआ। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लीडरों के खिलाफ मुकदमात का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, रियासतें एमपीज और एमएलएज के खिलाफ मुकदमात नहीं ले सकती हैं वापस। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में अश्वनी उपाध्याय समेत 6 मुलजिमीन की हुई गिरफ्तारी, कई घंटों से तक पूछताछ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से खिताब में नीरज चोपड़ा का बयान, कहा मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का है। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम किया गया नस्ब, कौमी परचम की ऊंचाई 100 फीट लंबी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने किया कौमी परचम का इफ्तिताह। और क्रिकेट के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, ओलंपिक में भी लगेंगे चौके छक्के, क्रिकेट को शामिल करने के लिए आईसीसी ने की तैयारी। खबरें तफसील से। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लीडरों के खिलाफ मुकदमात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी करते हुए कहा है कि रियासतें एमपीज और एमएलएज के खिलाफ मुकदमात वापस नहीं ले सकती हैं। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट की हिदायत के बगैर मुकदमात वापस नहीं लिए जा सकते हैं। सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि पहले केंद्र सरकार ऐसे मामले में गंभीर थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार का रवैया कहीं न कहीं लापरवाही वाला रहा। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये भी नाराजगी जाहिर की कि जो रिपोर्ट्स फिलहाल कुछ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं वो रिपोर्ट्स उन्हें अभी मिले ही नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जिन जिन राज्यों में सुनवाई चल रही है उन राज्यों में स्पेशल जज मामले की सुनवाई करते रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दिया है कि वो अपने चीफ जस्टिस को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि उनके केस में कितने ऐसे एमपी एमएलएज हैं जिनका अभी ट्रायल चल रहा है। वहीं कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई निचली अदालतों में चल रही है तब तक राज्यों के द्वारा केस वापस न लिया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देने के लिए कहा है कि किन नेताओं के खिलाफ कितने केस अभी पेंडिंग हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो इस मामले की सुनवाई चल रही है उन तमाम केसों का ट्रायल का स्टेज क्या है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच का गठन करेगा जो देश भर में चल रहे तमाम मुकदमों की मॉनिटरिंग करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया है और ये कहा है कि केंद्र सरकार 2 हफ्ते के भीतर इस मामले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। कैमरामैन रमेश सत्ताकन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेगासस मुबैना जासूसी मामले में आजिदाना तहकीकात की अर्जियों पर समाअत आज मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच अब पीर को समाअत करेगी। बेंच में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त को हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट में इल्जामात को संगीन करार दिया था और फरीकीन से कहा था कि वो पहले अपनी दरख्वास्तों की कॉपी हुकूमत के वकीलों को फराहम करें, जिसके बाद वो 10 अगस्त को दोबारा इस मामले की समाअत करेगा।
दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय समेत 6 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हो गई है। वाज़ेह हो कि अश्वनी उपाध्याय आज सुबह 3 बजे कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन के बाहर एक मर्तबा फिर अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि वो नारा लगाने वालों को नहीं जानते और वीडियो की जांच होना जरूरी है। अश्वनी उपाध्याय के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रोग्राम सेव इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद किया गया था और दीगर की तरह वो भी इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि उनका इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ पर आज 1000 महिलाएं उपस्थित हैं जिन्हें शुभारंभ के इस समारोह में लाभ दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना का, लेकिन प्रतीक स्वरूप 10 महिला लाभार्थी मंच पर आएंगी और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये लाभ दिया जाएगा। ये हैं ममता, मंजू, देवकली, मोनू, सीमा कुमारी, जैतून, आशा, हीरामणि, सुमन और रजिया बेगम। जरूरतमंद महिलाएं जिनके सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता की माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर पाकर निश्चित रूप से इनका जीवन और बेहतर होगा, सरल सुगम होगा। सभी महिलाएं आह्लाद और उमंग से भरी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन्हें प्रतीकात्मक रूप से ये लाभ दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व ऐसा है कि भले ही आभासी माध्यम से वो उपस्थित हों, लेकिन उनकी ऊर्जा और उनकी मौजूदगी यहाँ के कण कण में प्रतिलक्षित हो रही है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां उन सभी महिलाओं के लिए जिन्हें इनका लाभ मिला है या आने वाले दिनों में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में 8 करोड़ महिलाओं को देश की लाभ मिला। सभी अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी से साझा करना चाहती हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ महिलाओं की बातचीत हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कराएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं बूंदी देवी। जी नमस्ते। नमस्कार सर। बूंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है और साथ में एलपीजी इंडियन ऑयल का भी धन्यवाद करती हूँ। बूंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं। जी क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है?
जी मैंने सबको बताया है, जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जितनी भी महिलाएं थी और मेरी बहनें, तो ये आप देख रहे थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सीधे जो इस्तीफादा कुनंदगान है उनसे बातचीत कर रहे थे। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2.0 के शुरुआत कर दी है। वहीं यूपी के महोबा में योगी आदित्यनाथ के साथ वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने जंतर मंतर में लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ यूएपीए और एनएसए लगाने की मांग की है। अपोजिशन पार्टीज पिछले 3 हफ्ते से सरकार को घेर रखी है लोगों के, आम जनता के मुद्दों को लेके। खासकर महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जासूसी का मुद्दा है, कोविड में जो मिसहैंडलिंग हुई उसका मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मामला, इन तमाम मुद्दों को लेके जिस तरह से घेर रखी है, अब इनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वहाँ पे कुछ लोगों को भेज के हज हाउस की कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश की इन्होंने, कुछ लोगों को जंतर मंतर पे भेज के जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगाने लगी। कहीं एक यूनिवर्सिटी में कुछ नारे लगते हैं सो कॉल्ड, जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया, वहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती है। सीए एनआरसी में जो लोग जेन्युइनली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ यूएपी लग जाता है, एनएसए लग जाता है। और हिंदुस्तान की कैपिटल सिटी में जंतर मंतर पे जब पार्लियामेंट चल रहा है, इस तरीके के गैर कानूनी एंटी नेशनल स्लोगन्स जो ये लोग लगा रहे हैं, और कौन लगा रहे हैं, वीडियो फुटेज है और पूरे पब्लिक डोमेन में है, पूरी दुनिया उसको देख चुकी है। नाम से अब तक यूएपीए एनएसए लग जाना चाहिए थे। अभी जो है अननोन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। तो ये देश की जो आज सरकार है, जो पार्टियां उस सरकार में हैं, जो होम मिनिस्टर है और जिनके अंडर दिल्ली की पुलिस आती है, इनकी मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी कश्मीरियत है और जब कभी कश्मीर आता हूं ऐसा महसूस होता है जैसे घर लौट आया हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम भी लगाया। जो हिंदुस्तान बना है उसका फाउंडेशन, उसकी नींव में कश्मीरियत भी है। और मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर भी है, जो आप मुझसे प्यार से और इज्जत से करवा सकते हो, वो नफरत से और हिंसा से आप कभी नहीं करवा सकते। और वही कश्मीरियत है। आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से अब तक यूटी के बाहर के 2 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी हैं। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने यह जवाब दिया। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानकारी के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक यूटी के बाहर के 2 लोगों ने जम्मू कश्मीर में 2 जायदादें खरीदी हैं। जवाब में मजीद कहा गया कि हुकूमत के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मिल्कियत खरीदने वालों को कोई रुकावट या मुश्किल पेश आई हो। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाकयात
एहतियात से मुतालिक वजारत दाखिला ने कहा कि साल 1989 से अगस्त 2019 तक 5,886 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 147 दिनों में आज सबसे कम नए मामलों की तस्दीक हुई है। आज मुल्क में 28,204 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 373 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में 41,511 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं मुल्क में अब कोरोना के एक्टिव केसेस में भी कमी दर्ज की जा रही है। मुल्क में अब 3,88,508 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के दौरान पिछले 24 घंटों में 54,51,647 लोगों को टीका लगाया गया। मुल्क में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में आए सैलाब मुतासरीन के राहत के लिए टास्क फोर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया। वजीर आला शिवराज सिंह की सदारत में मुनक्किद टास्क फोर्स की मीटिंग में सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर न सिर्फ गौर किया गया बल्कि महकमा रेवेन्यू के सर्वे पर फौरी अमल करने की भी हिदायत दी गई है। वाज़ेह रहे कि महकमा रेवेन्यू के सर्वे में सैलाब में 30,000 मकानों के बहने, 50,000 मकानों को नुकसान पहुंचने, 29 इंसानों की मौत के साथ साथ 3,746 जानवरों की भी मौत की तस्दीक की गई है। महकमा रेवेन्यू के सर्वे में 1,11,000 हेक्टेयर में फसल की बर्बादी का भी जिक्र किया गया है। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर और मुआवजे के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, जिस तरीके से सैलाब का कहर हमने मध्य प्रदेश में देखा, कहीं ना कहीं लोगों का सब्र भी टूट रहा था। राहत को लेकर कई जगह पर एहतजाज भी किया गया, तो अब क्या लगता है कि राहत कारी के काम में किस तरीके से तेजी लाई जाएगी आज इस मीटिंग के बाद? साहिबा, जो है मीटिंग जो की गई इसी बात को लेकर की गई कि जो राहत का जो काम है उसको तेज किया जाए, क्योंकि जो है अगर हम पूरे उसकी बात करें तो अभी जो है जो थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर अमित शाह साहब ने बयान दिया, उनका ये कहना है कि अभी जो है राहत के जो कैंप है उसमें 173 लोग हैं, बाकी लोग अपने घरों को जा चुके हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया उस सर्वे में उसने पाया कि सैलाब में जो जहाँ पर 6 पुल जो है पूरी तरह से सैलाब में बह गए, वहीं पर 30,000 मकान भी सैलाब में बह गए और 50,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो हुकूमत ने यह तय किया है कि जो सैलाब में मकान बह गए उन मकानों को जो है उनको मनरेगा के जो है के तहत उनको बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ जो 1,11,000 हेक्टेयर में जो फसलें तबाह हुई हैं उनको जो है मुआवजा देने के साथ साथ 29 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है और 3,746 जो जानवरों की जो मौत हुई है उनको भी जो है मुआवजा देने का ऐलान किया गया। और इस साथ साथ इस बात की भी हिदायत दी गई अफसरान को कि कोई भी शख्स जो सैलाब से मुतासिर हुआ है उसका जो है हक नहीं मारा जाना चाहिए। सभी लोगों को ईमानदारी से उसका हक मिलना चाहिए, और चाहे फसल का नुकसान हो, जानवरों का नुकसान हो, या जिन लोगों की मौत हुई है उनके अहले खाना को 4 लाख रुपए मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से और 2 लाख रुपए मरकजी हुकूमत की जानिब से जो राहत का जो ऐलान किया गया था उनको वर्षा को उनको मिलना चाहिए, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए देने का जो फैसला किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें इसी के साथ साथ इसी बात को लेकर असेंबली में भी जोरदार हंगामा हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत जो है सिर्फ ऐलानात कर रही है, लेकिन अभी तक जो है जहाँ पर 10 दिन हो गए सैलाब को लेकर वहाँ पर लोगों को राहत की जो मदद है वो वहाँ तक नहीं पहुँची है। बिल्कुल, वहीं 710 करोड़ रुपए का बजट भी मुख्तस किया गया है इस मीटिंग के बाद। अगर रेवेन्यू और ये टास्क फोर्स की जिम्मेदारी के अलावा बात करें तो मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है राहत सामग्री में इंतजाम करने की। साहबा, इसमें 11 महकमों को शामिल किया गया टास्क फोर्स में, जिसमें रेवेन्यू भी है, उसमें सेहत भी है, उसमें दाखिला भी है, उसमें महकमा बिजली भी है, क्योंकि 8 जिलों में पूरी तरह से जो तबाही हुई थी, जो ग्वालियर और चंबल डिवीजन में, चाहे हम दतिया की बात करें, शिवपुरी की बात करें, श्योपुर की बात करें, अशोकनगर की बात करें, गुना की बात करें, तमाम अजला में जो है जो बिजली महकमा को बड़ी तबाही हुई थी, तो वहाँ पर पुलों की तामीर का भी मामला है। 710 करोड़ रुपए अभी तक हुकूमत ने इसको मुख्तस किया है, और ये भी कहा गया कि अगर इसमें रकम कम पड़ती है या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में या फरोग देने में जरूरत पड़ती है तो हुकूमत उसके लिए अलग से इंतजाम चलिए। तो फौरी राहत पहुंचाने का ऐलान तो कर दिया गया है, अब देखना है कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो कितनी तेजी से काम करती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए जाने के खिलाफ आप लीडर अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर के पास इंसानियत को तार तार करने वाले हैवानों को सिर्फ गिरफ्तार करके ढोंग ना करें। अभी अगर मुस्लिम, दलित या सिख तबके से ये लोग होते तो उन्हें एनएसए, यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। अमानतुल्लाह ने मजीद लिखा कि उन हैवानों पर भी एनएसए और यूएपीए के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। मुकाबला सख्त था मगर मेहनत रंग लाई। मेडल जीतने का ख्वाब पूरा हुआ और अब अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का है। एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू विदोल जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूं। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत में हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश बोले कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और पीएम ने मैच से पहले और बाद में दोनों मर्तबा बात की और हमें बहुत मोटिवेट किया। पीएम की तारीफ करते हुए श्रीजेश ने कहा कि अगली बार हम ओलंपिक में गोल्ड के लिए मेहनत करेंगे। हॉकी हमारे देश की पहचान और इस पहचान को नाम दिलाया है इस बार 41 साल के बाद जब मेडल हमारे देश में आया। श्रीजेश हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये बताइए किस तरीके की फीलिंग थी जब वो 6 मिनट आपके लिए जब काफ़ी भारी हो रहे थे, क्या चल रहा था कि क्या कर रहे हैं, टेंशन थी, किस तरीके का माहौल था? मैडम 6 सेकंड ने मेरे को 60 मिनट भी बहुत टेंशन की थी, क्योंकि जब आपको पता है कि हमेशा जब लॉसेस फाइनल होता है कि आपको उसमें सिर्फ जीतना ही है, हारेगा तो आपके पास एक भी मेडल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमारे सामने सिर्फ इतना ही था कि कुछ भी हो जाए जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुखिया हैं और जो आपको हमेशा मोटिवेट कर मैच के बाद भी, तो वो कितना असर रहा आप लोगों के मैच में? देख, हम लोग को बहुत अच्छा लगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने हम लोग सेमीफाइनल हारने के बाद हम लोग को फ़ोन किया, हम लोग से बात किया, हम लोग को मोटिवेट किया, बोला कि पूरा देश आप लोगों के साथ है, आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, अगले मैच के लिए कोशिश करें, जीतने के लिए कोशिश करें। और डेफिनेटली जो हमारा लूसर्स फाइनल, जो ब्रॉन्ज फाइनल के लिए मैच था, मुझे पता चल गया था कि मीडिया थ्रू कि प्रधानमंत्री जी ने अपना जो डेली रूटीन को भी चेंज करके सर ने बैठ के हमारा मैच देखा। तो एक सबसे गर्व की बात है और मेरे हिसाब से एक ग्रेट हॉनर है हमारे लिए। सुरेश, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है। उसको देख के, उसको सुन के ऐसा लगता है कि बस ये जो मेडल है इसको लेके आना है। किस तरीके से फील होता था? देख, एक फीलिंग सिर्फ एक प्लेयर को ही समझ में आता है, क्योंकि जब आपने इतना मेहनत करते हो, अब पूरा आपको पता है हम लोग 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और सिर्फ आप ही एक बंदे हो, नहीं तो आप एक टीम के हिस्से हो जो 16 लोग इंडियन हॉकी टीम के लिए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हो। आप वो ग्राउंड में खड़ा है और आपका नेशनल एंथम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जितना हार्डवर्क आप काम करते हो, जितना आप सैक्रिफाई करते हो, उसका एक फल है वो जगह पे खड़ा रहना और वो नेशनल एंथम सुनना। आखिरी सवाल, ध्यानचंद जी के नाम से अब अवार्ड होंगे, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बीइंग ए हॉकी प्लेयर और नहीं तो एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से एक इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, स्पोर्ट्समैन का अवार्ड ध्यानचंद जी का नाम पे आ गया, तो मेरे हिसाब से एक ग्रेट हॉनर है। शुक्रिया थैंक यू। बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। हम सब ने बॉलीवुड के चमकते सितारे और उनके ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देखा है, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे इन सितारों की एक अलग जिंदगी भी है। चाहे वो जरूरतमंदों की मदद करना हो या मुश्किल हालात में मुल्क के लिए खड़े रहना, हमारे पसंदीदा सितारे हकीकी जिंदगी में हर वक्त अपना किरदार निभाते हैं। इससे न सिर्फ मुआशरे को फायदा पहुंचता है, वहीं लोगों तक एक मुस्बत पैगाम भी पहुंचता है।